हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ट्रांसलोकेशन का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसलोकेशन का मीनिंग होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक पोजीशन से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी मटेरियल का ट्रांसफ़र यानी कि पहुंचना। एक रूट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब कोई पदार्थ या कोई भी सब्सटेंस या कुछ भी पहुंचता है तो उससे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण। अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की बात करें तो प्लांट में ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फूड का काम करता है। सो इन सिंपल वर्ड, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है, और ये फूड किन के अंदर बनता है? लीव्स के अंदर बनता है। ठीक है, तो जो ये लीव फूड का फॉर्मेशन करती है, इन लीव्स का से बना हुआ फूड अब प्लांट के बाकी के पार्ट में जब पहुंचता है तो इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसलोकेशन है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन को आप कह सकते हैं कि सोर्स से, सोर्स मतलब जहाँ ये बन रहा है, से सिंक की तरफ, अगर हम आप एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिखें तो इसे ऐसे लिखेंगे, सोर्स से सिंक की तरफ मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, इसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे। यानी कि फूड का जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट से इसका सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसफ़र, मूवमेंट, पहुंचना, ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब सोर्स क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, जहाँ भी फूड का फॉर्मेशन होगा वो सोर्स होगा, और मोस्ट ऑफ सोर्स जो लीव्स होती हैं, मैच्योर लीव्स सोर्स का काम करती हैं, क्योंकि उनके पास ही स्टोमेटा होते हैं और उन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब। तो आपको ये तो पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस मोस्ट ऑफ लीव्स के अंदर होता है। तो वहाँ से मैच्योर लीव्स के पास से जब फूड, जो भी यंग जुवेनाइल बर्ड्स हों, लीव्स हों, फ्रूट हो, रूट हो, स्टेम हो, ब्रांचेस हो, उनके पास पहुंचता है। जो फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकती उनके पास पहुंचता है, उन्हें सिंक कह रहे हैं। ये जो पार्ट है जो उसका यूज़ कर रहे हैं बने हुए फूड का, उन्हें सिंक कहते हैं। तो जो बनाता है वो सोर्स, और जो यूज़ करता है उसका, उसे सिंक कहते हैं। तो सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसफ़र फूड का, उससे ट्रांसलोकेशन कहेंगे। अब अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसी होती है? आपको जैसे कि बताया मैंने, सोर्स और सिंक को आपको एक इजी वे में समझ में आ चुका होगा। सोर्स और सिंक, इसे आप और अच्छे से आगे सोर्स सिंक रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसलोकेशन का डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन का मतलब, जैसे आपने वाटर के अंदर क्या पढ़ा था, वाटर का मूवमेंट हमेशा अपवर्ड होता था, अगेंस्ट ग्रेविटी अपवर्ड। इसीलिए आपने उसे एसेंट ऑफ सेफ कहा था, और आपने वहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन किया था, अगेंस्ट ग्रेविटी, ऑपोजिट टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर ट्रांसलोकेशन हर डायरेक्शन में होता है। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की बात करें, यानी कि फूड का जो फॉर्मेशन होने के बाद ट्रांसफ़र हर डायरेक्शन में होता है। वो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, क्योंकि देखिए ट्लीव्स प्लांट में मोस्ट ऑफ हर जगह प्रेजेंट होती है। अगर आप यंग प्लांट की बात करते हैं तो मैच्योर लीफ टॉप पर होंगी, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ फूड का ट्रांसफ़र करेंगी। अगर प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लीफ उसके ओवरऑल हाफ पार्ट तक होती हैं। तो जहाँ पर जैसी नीड होती है उस अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड होती है। सो यहाँ पर हम डायरेक्शन में 4 तरह की डायरेक्शन पढ़ते हैं, मतलब 4 डायरेक्शन में। फर्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, सेकंड अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, थर्ड रेडियल, एंड फोर्थ बाई डायरेक्शनल। डाउनवर्ड से जैसे कि पता चल रहा है आपको, नीचे की तरफ मूवमेंट की, सोच के देखिए कि लीफ का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर से लीव्स ने नीचे की तरफ फूड का ट्रांसफ़र किया, तो उसे आप डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन कहेंगे। और अगर अपवर्ड ट्रांसलोकेशन की, अगर नीचे की तरफ लीव्स हैं और उन लीव्स से ऊपर कोई भी पार्ट ऐसा है, जैसे कि कोई न्यू बड आई है, या कोई फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या एक्सियल मेरिस्टम जो है वो ग्रोथ कर रहा है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो, तो उसे आप अपवर्ड ट्रांसलोकेशन कहेंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये प्लांट है, इस प्लांट में अभी ये वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, तो इसके जो लीव्स हैं ये फूड का फॉर्मेशन कर रही हैं, और इन लीव्स में फूड की फॉर्मेशन के बाद अब इसका ट्रांसफ़र होगा। तो अगर इसका फूड का ट्रांसफ़र नीचे की तरफ, इसको रूट को और स्टेम को ज़रूरत होगी, तो इसे आप कहेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पर ये वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ अब ये थोड़ा, या तो इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज़ में चला गया, तो इसके अंदर फ्लावरिंग हुई, यहाँ पे फ्लावरिंग या फ्रूट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये फ्लावरिंग या फ्रूट क्या है? यंग है, एकदम स्टार्टिंग में है, तो इनको फूड की ज़रूरत ज़्यादा होगी। और अब लीफ जो है वो यहाँ पर है। अब जो मूवमेंट है फूड का वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि इन लीफ से इनकी तरफ। तो
इस तरह से इसे अपवर्ड मूवमेंट कहेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब रेडियल ट्रांसलोकेशन का मतलब अपनी रेडियस में कि ये जो फ्लोएम है, इस फ्लोएम की सेल्स ही तो फूड का फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ से कॉर्टेक्स में जाएगा, एपिडर्मिस में जाएगा, यानी कि खुद ही की सेल्स के अंदर जब फूड फॉर्म जा रहा है। या फिर आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर कोई प्लांट है, उसके यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स थी उन्होंने फूड का फॉर्मेशन किया, इन ब्रांचेस की लोअर वाली लीव्स ने फॉर्मेशन कर दिया। अब इसे कहाँ जाना है, यहाँ पर इनकी तरफ। तो ये जो मूवमेंट है ये कहलाता है रेडियल। दैट मीन कि अपने ही रेडियल का सिंपल सा मीनिंग होता है त्रिज्या। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपल सा कि जब यहाँ पे फ्लोएम से बाहर की तरफ मूवमेंट हो, क्योंकि फ्लोएम कर रहा है, फ्लोएम से इस तरफ मूवमेंट हो उसकी खुद की सेल्स के पास, तो उसे आप रेडियल मूवमेंट में लेंगे। अब नेक्स्ट आता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल में आता है ट्रांसलोकेशन में कि दोनों दिशाओं में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पर लीफ है, अब कुछ यंग टिश्यू यहाँ बन रहा है, इस यंग टिश्यू में ये प्लांट का लीफ हो सकती है, छोटी छोटी यंग एकदम, इस टॉप पर फ्रूट हो सकता है और बड हो सकती है। ये सारे यहाँ बन रहे हैं और नीचे की साइड में रूट्स हैं। तो जो ट्रांसलोकेशन है वो इस तरह से होगा कि ऊपर वाली लीव्स, ये वाली लीव्स ऊपर की साइड में ट्रांसफ़र करेंगी और जो लोअर वाली लीव्स हैं वो लोअर साइड में ट्रांसलोकेशन करेंगी। तो ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। सो आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे कि जो डायरेक्शन है, अगर इसकी बात करते हैं डायरेक्शन की, तो ये डायरेक्शन का हर दिशा में हो सकता है, यानी कि आपको डाउनवर्ड मिलेगा, अपवर्ड मिलेगा, रेडियल मिलेगा और बाई डायरेक्शनल मिलेगा। यानी कि ये एक फिक्स पोजीशन नहीं है, जैसा कि आपको वहाँ पर दिखता था एसेंट ऑफ शेप के अंदर। हमेशा एसेंट ऑफ शेप आपको रूट से ऊपर लीफ की तरफ मिलता था, कभी भी आपको इस साइड या रेडियल या आपको बाई डायरेक्शन नहीं मिला। लेकिन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हर डायरेक्शन में, मोस्ट ऑफ हर डायरेक्शन में होता है। सो अब बात करते हैं पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं इनका पाथ, जैसे कि हमने एसेंट ऑफ शेप में पाथ डिसाइड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी पाथ डिसाइड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें फर्स्ट आता है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जाइलम और फ्लोएम दोनों के लिए किया गया, यानी कि जाइलम दैट मीन डिसाइड करने के लिए कि कौन सा एसेंट ऑफ शेप कर रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कौन कर रहा था, ये डिसाइड करने के लिए भी रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें जाइलम कंक्लूजन निकला था। सेकेंड है केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लोएम शेप। केमिकल मतलब फ्लोएम के जो शेप में क्या प्रेजेंट है केमिकल, उसका एनालिसिस किया गया। थर्ड है आइसोटॉपिक स्टडी। इसमें एक रेडियो आइसोटोप लिया गया कार्बन का, उसको यूज़ किया गया। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जैसा कि आपको पता है बाकी सभी प्लांट के अंदर, अगर आप किसी भी प्लांट की बात करें तो सिंपल सा हमें अब तो ये चीज़ पता चल चुकी है कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करता है, लेकिन पहले के टाइम पर ये चीज़ पता नहीं थी। तो इस चीज़ को पता करने के लिए, यानी कि इस पॉइंट को पता करने के लिए कि एक्चुअली कौन ट्रांसफ़र करता है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में दो तरह से रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्लोएम के अंदर। सबसे पहले किसी एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने लेकर एक प्लांट लिया और उसका जो स्टेम था, उस स्टेम का इस तरह से रिंग बना दी। कहाँ तक की रिंग बनाई कि ऊपर तक, जैसे कि सबसे अंदर में जाइलम होता है देन फ्लोएम, तो यहाँ पर सिर्फ जाइलम को रहने दिया और फ्लोएम तक का पार्ट हटा दिया। उसके बाद इन्होंने थोड़े टाइम में के बाद देखा तो जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब इसके जस्ट ऊपर से ये जो पार्ट है ये स्वेल हो चुका है, ये फूल चुका है। दैट मीन उन्होंने क्या किया, एक प्लांट का पार्ट लिया, उसकी ब्रांच ली, उसके बीच में एक रिंग का फॉर्मेशन किया, एक शार्प नाइफ लेके, तीखा चाकू लेकर उसकी फ्लोएम तक के टिश्यूज़ को हटा दिया बीच में 2 सेंटीमीटर तक के रीजन में, जैसा कि जाइलम के अंदर किया था। अब इन्होंने कुछ टाइम रख दिया, उसके बाद देखा कि यहाँ पर उसके मतलब रिंग के ऊपर जस्ट जो पार्ट था, जो बात थी, वो फूल गई। उसका फूलने का रीज़न ये था कि वहाँ पे जो फूड नीचे आ रहा था, उसका जो मूवमेंट हो रहा था नीचे रूट की तरफ और बाकी जो टिश्यूज़ थे वहाँ पर उसका जो मूवमेंट हो रहा था वो यहाँ इकट्ठा हो चुका था, यानी कि जितना भी फूड नीचे की तरफ मूव हो रहा था वो यहाँ इकट्ठा हो चुका था। इसलिए यहाँ पर तो इस तरह से स्वेलन हो गया और इसके नीचे का जो पार्ट था वो बिल्कुल मुरझा गया।
तो उससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, मतलब कंक्लूज़न ये निकला इस रिंगिंग एक्सपेरिमेंट का कि हाँ, इनके अंदर इस तरह से एक फ्लोएम है जो कि ट्रांसलोकेशन करता है। अब इसके साथ साथ कर्टिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये भी डिसाइड करता है कि जो मूवमेंट है ट्रांसलोकेशन की वो डाउनवर्ड है। इस बात को उन्होंने मतलब बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्लांट फिर से लिया उन्होंने, और उस प्लांट की फिर से 2 ब्रांचेज ली। एक से क्या करा, जाइलम को हटा दिया और दूसरे से फ्लोएम को हटा दिया। वही जैसा कि उनके अंदर किया गया था एसेंट ऑफ सेप के अंदर, इनके अंदर भी इन्होंने यही किया और दोनों को ही एक वाटर से भरी कंटेनर के अंदर रख दिया ताकि ये मुरझाए नहीं जल्दी। क्या किया इन्होंने, 2 प्लांट लिए, एक प्लांट लिया उसकी 2 ब्रांचेज ली, दोनों को ही ऊपर से छोटे छोटे ट्विग को कट कर लिया और ट्विग को कट करने के बाद मतलब उनकी ब्रांचेस को ले लिया और उनके अंदर इस तरह से एक के अंदर जाइलम को हटा दिया, जाइलम तक के टिश्यूज़ को हटा दिया गया, सिर्फ जाइलम को रहने दिया, और एक के अंदर फ्लोएम तक को हटा दिया और जाइलम को रहने दिया। मतलब दोनों में जिस तरह से रिंगिंग के अंदर किया था वैसे ही किया कि एक में जाइलम प्रेजेंट रहने दिया, एक में फ्लोएम को। उसके बाद उन्होंने इसे वाटर से भरे बीकर के अंदर रखा। तब उन्होंने देखा कि थोड़े टाइम के बाद में ये यहाँ पर फूड का स्टोरेज हो जाता है, उसी के साथ नीचे की जो मूवमेंट, नीचे जो सेल्स थी वो मुरझा जाती हैं। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला सिंपल सा कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो मूवमेंट है ट्रांसलोकेशन का वो डाउनवर्ड होता है। सो आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने इस तरह से एक रिंग का फॉर्मेशन किया था जिसमें यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फूड के कारण वो थोड़ा स्वेल हो गया। उससे इन्हें ये पता चला कि जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होता है और यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इन्होंने जिसके अंदर जाइलम को हटा दिया था वो जाइलम वाला पार्ट फिर भी ग्रीन था क्योंकि उसके पास फ्लोएम था, लेकिन जिसके अंदर से फ्लोएम को हटा दिया गया था वो पार्ट एकदम मुरझा चुका था। सो सेकेंड एक्सपेरिमेंट केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लोएम सेप। केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लोएम सेप को मैसन एंड मैक्सवेल ने किया था 1928 में। इनमें उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो फ्लोएम सेप में मतलब क्या केमिकल है, किससे मिलके बना है, इसका एनालिसिस करने के लिए उन्होंने इसकी स्टडी की और इन्होंने ये पता लगाया कि इन्होंने जो प्लांट लिया था वो कपास लिया था गॉसिपियम, उसकी जो लीफ थी उसमें सुक्रोज और नाइट्रोजन कंटेंट होता है, यानी कि उसका जो फूड है फ्लोएम सेप है उसके पास सुक्रोज और नाइट्रोजन कंटेंट रहता है। अब इन्होंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने जब इन्हें ये पता चल चुका था कि इसके जो कपास की जो प्लांट है उसके पास में सुक्रोज और नाइट्रोजन है, उसकी लीफ के पास में, उसकी लीफ के जो कंटेंट है उनके पास में सुक्रोज और नाइट्रोजन है। कुछ टाइम के बाद इन्होंने देखा कि जो फ्लोएम की लीफ थी उसके पास भी, मतलब फ्लोएम जो था लीफ का, उनके पास भी यही कंटेंट था। इवन जाइलम का जब इन्होंने कट करके देखा तो उसका जब स्टडी किया तो उनके पास ये सुक्रोज और नाइट्रोजन नहीं था। दैट मीन्स सिंपल सा इंडिकेशन ये था कि लीफ के पास जो सब्सटेंस थे कुछ टाइम के बाद में फ्लोएम तक पहुंच जाते हैं, और क्योंकि पता था कि कंडक्टिंग टिश्यू सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो ये जाइलम में नहीं पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम में पहुंचे। दैट मीन जो फूड का कंडक्शन है वो फ्लोएम करता है। इसके साथ ही एक और साइंटिस्ट थे, ये तो किया था मैसन एंड मैक्सवेल ने। तो सेकंड थे मिटलर। इन्होंने क्या किया कि ये जो एक एफिड है ये एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट इस प्लांट, मतलब ये प्लांट के फ्लोएम सेप को सक करता है। अब इसका जब ये फ्लोएम सेप सक करता है तो ये अपनी स्टाइल को यहाँ पर इस तरह से छोड़ देता है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद में जब इन्होंने देखा तो इनकी जो ये स्टाइल है इसके अंदर भी इनको जो फ्लोएम के अंदर केमिकल थे वही मिले। सो कंक्लूज़न ये निकला कि फ्लोएम ही है, हो ना हो, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए या ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट के लिए। उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जो कि था आइसोटॉपिक स्टडीज़। इसके अंदर आइसोटॉप लिया गया, वो आइसोटॉप का नाम था कार्बन मतलब कार्बन का आइसोटॉप लिया गया था C14। जैसे कि कार्बन का अगर हम जनरल कहें तो C12 होता है, यहाँ पर C14 लिया गया, ठीक है, जो एक रेडियो आइसोटॉप है कार्बन का। अब इन्होंने इस लीफ को ये C14 दी, एक चैम्बर बनाया, बाकी सब लीफ को नॉर्मल मिल रहा है लेकिन इस लीफ को क्या करा इन्होंने
C14 वाला कार्बन डाइऑक्साइड दी। थोड़े टाइम के बाद इन्होंने देखा कि इस लीफ को लेकर फ्रिज किया और फ्रिज करने के बाद इसके हर एक सेल्स के पार्ट को इन्होंने एक्सरे प्लेट पर रखकर उसका मतलब निष्कर्ष निकाला या उसको ऑब्जर्व किया, तो उससे इन्हें ये पता चला कि एक्सरे प्लेट एक्चुअली जहाँ पे रेडियो आइसोटॉप होता है वहाँ पर ब्लैक शो करती है। तो जब इन्होंने इसका TS कट करके उस एक्सरे प्लेट पे रखा तो वो ब्लैक पॉइंट शो कर रही थी। उससे इन्हें पता चल गया कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तीनों ही पॉइंट से ये कंक्लूजन निकला कि हो ना हो फ्लोएम ही है जो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में हेल्प करता है। ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो चुके थे कि हाँ अब ये डिसाइड हो चुका था कि फ्लोएम इस चीज़ में हेल्प कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पे सोर्ड सिंक हाइपोथेसिस आई कि एक्चुअली ये लीफ फूड तो फॉर्मेशन कर रही है लेकिन किस तरह से बिहेव कर रही है। तो इन्होंने एक सोर्स सिंक हाइपोथेसिस दी। सोर्स का मतलब जो फूड का फॉर्मेशन करता है। आपको यहाँ पे एक सोर्स सिंक रिलेशनशिप करके क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, जिसमें आपको लिखना है कि सोर्स का मतलब होता है जहाँ पे फूड बना। अब सोर्स मोस्ट ऑफ लीफ ही होती है, ठीक है, लेकिन सिंक वेरी करता रहता है, सिंक चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कि कभी सिंक जब वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होगा तब सिंक रूट होगी, और उसके साथ ही जो जुवेनाइल लीफ है, जो छोटे छोटे यंग लीफ हैं, वो हो सकती है, क्योंकि उस समय जो छोटी लीफ होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं कि वो अभी तक फूड नहीं बना पाती हैं। उसी के साथ जब बर्ड्स निकलती हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स निकलती हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन स्टेज में पहुंचता है, तब ये सोर्स तो लीफ ही रहती है लेकिन सिंक वहाँ पे चेंज हो जाता है। सिंक रूट के पास फूड कम जाते हुए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर बर्ड या फिर जो फ्रूट्स बन रहे हैं, उनके पास सोर्स मतलब फूड जाने लगता है। दैट मीन वो वहाँ पर सिंक की तरह काम करने लगती हैं, और जो रूट है उस समय ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम एनुअल की बात करें तो यही होता है, क्योंकि वहाँ पर एक टाइम के बाद में रिप्रोडक्शन स्टेज आती है और उसके बाद में वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन बाइनियल्स के अंदर आपको ये थोड़ा डिफर मिलता है, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तो सिंपल सी चीज़, सोर्स जो फूड का फॉर्मेशन करता है और सिंक जहाँ जो उसका यूज़ करती है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब सोर्स किसके अंदर बन रहा है? फूड बनता है, ये जो सेल्स होती हैं फ्लोएम की, इनसे फूड बनते हुए फ्लोएम के ये सीव ट्यूब से होते हुए सिंक के एरिया तक पहुंचता है। यानी कि ट्रांसलोकेशन में तो फ्लोएम हेल्प करता है, लेकिन फूड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है एक्चुअली उनके अंदर भी ये बनता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। देन मेसोफिल सेल से ये फूड फ्लोएम के पैरेन्काइमा के पास जाएगा, उसके बाद कंपेनियन सेल्स, देन सीव ट्यूब एलिमेंट, देन सिंक। तो इसे आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो लीफ है, यहाँ देखिए ये जो लीफ है, इस लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर फूड बनेगा। उसके बाद इन वेन्स के पास क्या है? इन वेन्स के पास वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं जिसमें फ्लोएम भी आता है। अब फ्लोएम की कौन सी सेल सबसे पहले? फ्लोएम पैरेन्काइमा। मेसोफिल से फ्लोएम पैरेन्काइमा के पास जाएगा, उसके बाद ये जाएगा कैम्पेनियन सेल्स के पास में। कैम्पेनियन सेल से होते हुए ये सीव ट्यूब एलिमेंट, ये है सीव ट्यूब एलिमेंट, और उसके बाद ये सिंक। तो ये है मेसोफिल फ्लोएम की पैरेन्काइमेटस सेल्स, देन कैम्पेनियन सेल्स, देन सीव ट्यूब एलिमेंट, उसके बाद ये सिंक के पास जाता है। इस तरह से फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन होता है। आई होप आपको यह समझ में आया हो कि क्या पॉइंट में डिनोट करना चाह रही हूँ कि ठीक है सोर्स सिंक रिलेशनशिप समझ में आई, लेकिन उस लीफ के अंदर भी कहाँ बन रहा है फूड? तो मेसोफिल सेल्स के अंदर बनता है, देन वो फ्लोएम पैरेन्काइमा के पास जाएगा, फिर कंपेनियन सेल्स, उसके बाद में सीव ट्यूब्स, एंड देन सिंक के पास में जाता है। तो ये चीज़ आप और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम इसका एक्चुअल क्या मैकेनिज्म है इसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए जो मुंच हाइपोथेसिस है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हाइपोथेसिस है, तो हमारा फोकस मेनली मुंच हाइपोथेसिस पे होगा। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।